स्वागत है आप सभी का। माय नेम इज शिवम पांडे और आज हमारे साथ हमारे जो अतिथि हैं उनका परिचय देने से पहले आज के अतिथि क्यों महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे हाल ही में बाहर आए हैं। अब उसमें हमने देखा है कि पुनर्जागरण हुआ है एक दल का, भाजपा का। आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले 4 जून को जो भाजपा की हालत थी, भाजपा ने पूरा ओवरटर्न कर दिया है उसको। अब वो भाजपा ने कैसे किया, क्यों किया, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि भाजपा का जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन टीम है जो भाजपा की, वो कैसी है और वो क्यों है। उसके लिए आज हमारे साथ जो व्यक्ति विशेष उपस्थित हैं, उनका एक आधिकारिक परिचय हमको उनके कार्यालय से प्राप्त हुआ है, लेकिन हम चूंकि हमारी स्मृतियों से बताएंगे उनका परिचय। छात्र दशा में ये राजनीति से जुड़े थे, उसके बाद मुख्य संगठन में ये इन्होंने कार्यभार संभाला। एक विशेष दल के ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, वहां भी उन्होंने कई सारे राजनीतिक दायित्व संभाले। कॉरपोरेटर बने, कॉरपोरेटर के बाद मेयर बने, मेयर के बाद फिर इनको क्षेत्र के विधायक इनको टिकट दी पार्टी ने, और फिर आज ये वडोदरा शहर के सयाजीगंज विस्तार के विधायक श्री केयूर भाई रोकड़िया आज हमारे साथ उपस्थित है। केयूर भाई नमस्कार। नमस्कार केयूर भाई, सबसे पहले तो बहुत 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 धन्यवाद, आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पे अपने इतने बिजी शेड्यूल से हम लोग के लिए टाइम निकाला और आप सहमत हो गए कि आप इस मुद्दे पे बात करेंगे। उसके लिए थैंक यू, वेरी थैंक यू सर। जी शिवम भाई। केयूर भाई, ये जैसे आपको बता ही दिया हमने कि इसका पूरा नोशन क्या रहेगा इस पॉडकास्ट का। विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट कैसा होता है। अब हमने भी बहुत सारे राजनेताओं को हम भी देख रहे हैं, आई हैव आल्सो बीन कनेक्टेड विद वेरियस पॉलिटिशियंस, बट चूंकि हमने आपको देखा है, आपको इलेक्शन मैनेजमेंट करते हुए देखा है, आपको प्रभारी के तौर पे भी देखा है, आपको प्रतिनिधि के तौर पे भी देखा है, हमने आपको इलेक्शन लड़वाने वाले के रोल में भी देखा है और इलेक्शन लड़ने वाले के भी रोल में देखा है। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि आपसे बेटर कोई व्यक्ति इसमें हो नहीं सकता है। बिफोर कमिंग टू दैट, अगर आप बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प में हमारे दर्शकों को, जो भी हमारे सुनने वाले, उनको आप अपनी राजनीति यात्रा जो है, अगर आप उनको बता सके सर, प्लीज। शिवम भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि एक एडवोकेट के नाते और उसके साथ आपको पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है और लोगों के साथ पॉडकास्ट से जुड़ना और नए विषय को जानना, ये आपकी हॉबी है। तो मुझे लगता है कि आपको अभिनंदन इस बारे में करना चाहिए। थैंक यू सर। देखिए, मैं कोई बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, छोटे राजनीतिक परिवार से भी नहीं हूँ। मेरे पापा कभी पॉलिटिकल आदमी ही नहीं थे। वो तो सिर्फ मंदिर बनाते थे और मंदिर में सेवा का काम करते थे, गरीबों की सेवा का काम करते थे। जबकि मैं छात्र काल से, आपने जैसे बताया, मैं फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का GS 2000 बैच में रह चुका हूँ। उसके बाद मैंने 2002 से, हमारे इसी क्षेत्र के विधायक थे जीतू भाई सुखड़िया, जिस क्षेत्र में आज मैं विधायक हूँ, उनका काम मैंने 2002 में पहली बार किया था। मित्रों के साथ जाके उनका काम किया था। और फिर मैं जब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा, तब 2002 से लेके, वैसे मैं बीजेपी का मेंबर 1995 से बना था और मैंने बीजेपी का पहली बार काम 1995 के, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र भाई त्रिवेदी, उस टाइम पे पहली बार कॉर्पोरेटर लड़ रहे थे। तो मेरे पापा के मित्र थे, तो मेरे पापा ने मुझे कुछ पर्चियां दी थी बांटने को और मैं घर घर जाके उसको बांटता था। तब मुझे बीजेपी के बारे में या तो राजनीति के बारे में इतना पता नहीं था। मैं 11th स्टैंडर्ड में था। तब से लेके जब मैं पार्टी में ऑफिशियली किसी पोस्ट पे आया 2002-03 में, तब मैं युवा मोर्चा का वार्ड का, सिर्फ युवा मोर्चा का वार्ड का कारोबारी सभ्य बना था। उसके बाद शहर के वाइस प्रेसिडेंट, फिर 2009 में शहर का युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट, फिर मुझे शिक्षण समिति का चेयरमैन माननीय नरेंद्र भाई ने बनवाया था। तो 2012 से 2017 तक शिक्षण समिति का चेयरमैन, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के शहर के जनरल सेक्रेटरी, महामंत्री के रूप में मैंने दायित्व निभाया।
मुख्य मुझे पार्टी संगठन। ने, हाँ, मुख्य संगठन के अंदर वडोदरा महानगर के जनरल सेक्रेटरी के रूप में। फिर 2020 में मुझे कॉर्पोरेटर की टिकट भी दी गई और मुझे मेयर बनाया पार्टी ने, और मेयर रहते हुए ही मुझे विधायक की टिकट दी, और आज मैं 2 साल से विधायक हूँ। यानी पार्टी ने मुझे संगठन में भी जवाबदारी दी है और सरकार में भी जवाबदारी दी है, और मैंने यहाँ तक प्रयत्न किया है कि जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे दे रही है उसको मैं 100% ईमानदारी से, निष्ठा से निभाऊं। मतलब इसका मतलब अगर ये कहा जाए केयूर भाई कि अगर आपने बूथ लेवल पे भी काम किया है, बूथ लेवल से लेके आप जो आज आप जो दायित्व आज आपको पार्टी द्वारा या जनता द्वारा जो भी दिया गया है, बूथ लेवल से लेके वहां तक की यात्रा आपने देखी हुई है, इसका मतलब यही है। ठीक है, मैंने बूथ लेवल पे पर्चियां भी बांटी है, पार्टी का वर्ग होता था झाड़ू भी लगाया है, पार्टी के जो साहित्य आता है उसको अपने कंधे पे लाद के उतारा भी है, और यहां तक कि पहले बाहर पेंटिंग हम लोग करते थे, तो पेंटिंग भी बीजेपी के कवल की या स्लोगन की मैंने खुद की है। मतलब वहां से यहाँ तक का सफर आपने देखा, वहां से यहाँ तक आज मुझे विधायक बनाया है पार्टी ने। इसमें एक छोटा सा मुद्दा ऐसा उठता है कि और भाई आज बहुत सारे दल हम देखते हैं, और चूंकि आप एक दल से विशेष नाता रखते हैं तो उस दल के बारे में आप ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन एक राजनीतिक दृष्टि भी आपकी है ही। आजकल हम लोग देखते हैं कि पार्टीज में, जो दल में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, लोकतंत्र खत्म हो गया। जैसे आपने बताया कि आप बूथ लेवल के कार्यकर्ता रह चुके, आपने कंधे पे साहित्य लादा है, पार्टी वर्गों में आपने पोछा मार और मारा ही है, हम तो जान ही रहे, हमको तो पता ही, हमने देखा ही है, ये सारे काम आपने किए ही हैं। ये सब छोटे छोटे काम करने वाले लोग भी आज बड़े बड़े पद पे पहुंच रहे हैं एक दल में। जो पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी होती है कि जो छोटा से छोटा व्यक्ति वो भी बड़ा से बड़ा पद हासिल कर सकता है, इसका हमारे आज के देश में क्या इंपॉर्टेंस है, और ये ऐसा क्यों है कि कई सारी पार्टियों में ये लुप्त होती जा रही है, एक्सटिंक्ट हो गई है? देखिए, 2 विचारधाराएं देश में ज्यादातर काम कर रही है। वैसे तीसरी विचारधारा भी है मार्क्सवादियों की, या तो हम सीपीएम सीपीआई कह सकते हैं उसको, समाजवादी, जो, हाँ, वामपंथी बोलते हैं हम उसको। तो वो, उस विचारधारा का तो मैं कंसीडर ही नहीं करता हूँ, वो कोई विचारधारा नहीं है। ठीक है, उसको तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिस जगह पे ये लोग हैं वहां पे अराजकता का माहौल है। तो यानी जहां पे अराजकता का माहौल हो, किसी भी आदमी को घर को जलाया जा सकता है, किसी की बहन बेटियों को उठाया जा सकता है, किसी के सामने वाले पार्टी के आदमी का मर्डर हो सकता है, उसको मैं विचारधारा ही नहीं गिनता हूं। वैसे ज्यादातर 2 विचारधारा है देश में। एक हमारी पार्टी की है जो राष्ट्रवादी विचारधारा, इसमें कोई भी आदमी काम करते करते देश का काम अपने आप बढ़ता जाता है। जैसे प्रधानमंत्री हैं तो वो पहले क्या थे, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, वो एक संघ के प्रचारक के तौर पे संघ में काम किया, फिर पार्टी में उनको दायित्व दिया, आज प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो दूसरा एक विचारधारा है जो अपने बच्चों को ही प्रधानमंत्री बनाता है, अपने बच्चों को ही सीएम बनाता है, उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको परिवार से लेना देना है। तो ये 2 विचारधारा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी आदमी आसानी से जुड़ सकता है। और आपने पहला बोला कि भाई यहाँ पे कुछ अलग है, तो ये अलग ये है कि यहाँ पे इलेक्शन केवल रोकड़िया नहीं लड़ता है, यहाँ पे पार्टी इलेक्शन लड़ती है। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता खुद को विधायक मान के इलेक्शन लड़ता है। बूथ लेवल तक माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए हम लोग इलेक्शन जीतते हैं। ये आपने बहुत बढ़िया पॉइंट लिया, बूथ मैनेजमेंट, आपने माइक्रो मैनेजमेंट की बात की। सबसे पहला सवाल जो करेंगे, महाराष्ट्र चुनाव पे भी आते हैं केयूर भाई। सबसे पहला चुनाव ये है कि बूथ क्या होता है। हमारे जो आज के लोग हैं, जनता है, उनको ये पता है कि भाजपा चुनाव जीत गई, लेकिन भाजपा इलेक्शन मशीनरी कैसे बन गई, भाजपा ने चुनाव में क्या क्या कर रही है, कैसे जीत रही है, वो आज आपसे थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। बूथ क्या होता है, बूथ इस्टेब्लिश कैसे होते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, हर एक पार्टी कार्यकर्ता की उसमें क्या उसमें जिम्मेदारी रहती है, ये थोड़ा इसको विस्तार से सर समझाने का प्रयत्न करिए क्यों भाई।
देखिए, इलेक्शन एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन बूथ मैनेजमेंट भी एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इलेक्शन की सबसे छोटी इकाई वो बूथ होती है, यानी 250-300 घरों का एक समूह। अगर हम बोल सकते हैं कि इतने सोसाइटी वालों को एक ही रूम के अंदर, साला के एक रूम के अंदर जाके वोटिंग करना है, स्कूल के अंदर एक ही रूम में, तो हम उसको बूथ बोलते हैं। एक जगह पे वोटिंग उसकी होती है। तो मतलब ये तो जो एक रूम होता है वो एक बूथ है, एक बूथ होता है। अगर स्कूल के अंदर 4 बूथ है तो 4 अलग रूमों के अंदर वोटिंग होती है। तो ये छोटी इकाई होती है। इसमें 1000 के आसपास वोटर होते हैं और 250-300 के आसपास घर होते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन करता है इलेक्शन कमीशन कि भाई इतने सोसाइटी को मिलके एक बूथ बनता है। अब देखिए, बूथ बनता है तो उसकी व्यवस्था जो करनी है वो भारतीय जनता पार्टी की एक अलग पद्धति है। एक बूथ का एक अध्यक्ष होगा, तो हमारे यहाँ बूथ की समिति बनती है। बूथ की भी समिति, मतलब वो एक कमरा जो है, उस एक कमरे में जो 200-250 वोटर होते हैं उसकी भी समिति बनती है। 1000 लोगों की एक समिति बनती है और उसके अंदर मिनिमम 11 लोग उस समिति के अंदर कार्यरत होते हैं। यानी हम अलग अलग सोसाइटी के मुख्य आगेवानों जो होते हैं उनको जोड़ के एक बूथ समिति बनाते हैं। उन लोगों को पार्टिसिपेट करते हैं, किसी को प्रेसिडेंट बनाते हैं, किसी को सेक्रेटरी बनाते हैं, किसी को BLA 2 बनाते हैं, किसी को पन्ना प्रमुखों का इंचार्ज बनाते हैं, किसी को मन की बात का कार्यक्रम का इंचार्ज बनाते हैं। हमें हर मंथ के आखिरी संडे को हम लोग बूथ के अंदर कार्यक्रम करते हैं मन की बात का, तो उसका भी इंचार्ज होता है। पार्टी के जो मुख्य 6 कार्यक्रम है साल के बूथ के, उसका भी एक अलग से इंचार्ज होता है। संपर्क प्रमुख होता है, व्हाट्सएप ग्रुप इंचार्ज होता है। तो ये सारे लोग अलग अलग दायित्व 11 लोगों की कमेटी बनाती है, उसमें एक प्रेसिडेंट बनता है और उसका भी इलेक्शन होता है। यानी हमारे यहाँ वो 11 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि बूथ का अध्यक्ष कौन बनेगा। और इसके ऐसा नहीं कि वे कागज में बन गया, हमें वो बूथ समिति बनानी होती है, उसका फोटोग्राफ लेना होता है, फोटोग्राफ अपलोड करना होता है। जो 11 लोग बनते हैं उनका OTP वेरीफाइड हमें करना होता है मोबाइल सिस्टम के अंदर, तब जाके बूथ समिति बनती है। और इससे भी नीचे जो हमारी मतदार यादी होती है, उसके हर एक पन्ने पर एक प्रमुख बनाते हैं, उसके नीचे पेज समिति के 3 सदस्य बनाते हैं जो आखिरी दिन वोटिंग करवाएंगे। यानी इतना डिटेल माइक्रो मैनेजमेंट एक बूथ के अंदर होता है। ये सिर्फ एक बूथ की बात बता रहे हैं आप एक बूथ की बात बता रहा हूं, ये इतना मैनेजमेंट एक बूथ के लिए। हाँ, आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तब हमारे पूरे गुजरात के अंदर ऐसे एक वार्ड के अंदर 60 बूथ होते हैं, 70 बूथ होते हैं, 80 बूथ होते हैं। वे सारे बूथों के अध्यक्ष मिलके वार्ड अध्यक्ष चुनते हैं। यानी जो इतने बूथ बनते हैं इस तरह समिति से, उनके बूथ अध्यक्ष मिलके अभी वार्ड अध्यक्ष का चुनाव पूरे गुजरात के अंदर हो रहा है। तो ये वार्ड अध्यक्ष बनता है। अच्छा, अभी वार्ड अध्यक्ष चुनाव चालू ही है। अब वार्ड अध्यक्ष भी अपनी टीम बनाता है, वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, यानी सेक्रेटरी बनाते हैं, ट्रेजरर बनाते हैं, उसके नीचे उसके कारोबारी सदस्य बनाते हैं। वार्ड समिति भी इस तरह बनती है। अच्छा, ये वार्ड समिति भी इलेक्टेड होती है कि वो फिर जो अध्यक्ष नहीं, वार्ड समिति, अभी मैं बोला ना कि वार्ड समिति के अंदर जो अध्यक्ष चुनते हैं वो सारे बूथ के अध्यक्ष मिलके वार्ड के अध्यक्ष को चुनते हैं। और उसका कॉन्शियस अभी चल रहा है, उसका फॉर्म भरा जाता है हमारे यहाँ पे, और वो फॉर्म भरने की सिस्टम लागू हमारे यहाँ अभी चल भी रही है पूरे गुजरात के अंदर। तो एक अच्छे सिस्टम का डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। किसी और पार्टी में ये संभव ही नहीं है कि इस तरह नीचे जाके बैठना, नीचे जाके काम करना, ये संभव ही नहीं है। तो ये बूथ का बनता है, फिर वार्ड का बनता है, फिर शहर का बनता है, फिर प्रदेश का बनता है, फिर राष्ट्र के प्रमुख डिक्लेयर होते हैं। ये आपने एकदम छोटी सी इकाई से आपने पूरा एकदम महादृश्य हम लोग के सामने पूरा स्पष्ट कर दिया आपने। हाँ, तब जाके भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। जो देश के 11 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के आज प्राथमिक सदस्य हैं, उनका अध्यक्ष इस तरह चुना जाता है। तो एक पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है, जो किसी और पार्टी में नहीं है। यही फायदा है गेहूर भाई, आप चूंकि संगठन में बूथ लेवल से काम कर चुके हैं, आपने छोटे से छोटे पद की दायित्व आपने संभाला हुआ है,
ये लाभ होता है। देखिए आपने इतनी छोटी सी कड़ी में आपने पूरा एक छोटी सी इकाई से लेकर महादृश्य हम लोग के सामने पूरा खोल के रख दिया। और हमको नहीं लगता है कि आपने जिस बेहतरी के साथ, जिस सलाहियत के साथ आपने बताया, कोई और बता सकता है, ये हमको नहीं लगता है। नहीं, ये पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बता सकता है, वो हाँ सिस्टम से परिचित होता है, जो इस सिस्टम वजह से से। परिचित होता है, हाँ वो बता सकता है। आपने केवल भाई आगे बढ़ते हैं इसमें, आपने बताया कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं जो कंटेस्ट होने वाला है वार्ड अध्यक्ष के। आप ये बताइए कि जो एमएलए का जो फॉर्म होता है, जो विधायक का फॉर्म होता है या कॉर्पोरेटर का फॉर्म होता है या एमपी का फॉर्म होता है, कोई भी फॉर्म होता है, वो फॉर्म कैसा होता है? फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करने पड़ते हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन क्या होता है? कौन इलेक्शन लड़ सकता है? सबसे पहले तो ये फॉर्म के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, अगर कॉर्पोरेटर का चुनाव है तो हम्म वडोदरा शहर के अंदर मतदार यादी में जिसका नाम है वो लड़ सकता है इलेक्शन। अगर विधायक का चुनाव है हम्म तो पूरे गुजरात के अंदर का हम्म कोई भी आदमी कहीं से भी जिसका मतदार यादी में नाम होता है वो इलेक्शन लड़ सकता है। ओके, और एक मिनट, आई एम स्टॉपिंग यू सर। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, अगर कॉर्पोरेटर का इलेक्शन है तो उस पर्टिकुलर सिटी में उसका नाम होना चाहिए वोटर का, बिल्कुल तो ही लड़ सकता है। बिल्कुल लड़ सकता है। लेकिन एमएलए के लिए पूरे गुजरात में नाम हो, वो कहीं से भी लड़ सकता है। हाँ, गुजरात का इलेक्शन है, गुजरात विधानसभा बन रही है, तो गुजरात में कहीं से भी नाम हो वो दूसरी विधानसभा से जाके लड़ सकता है। नाइस, वेरी न्यू इसी तरह इन्फॉर्मेशन। अगर देश का इलेक्शन है, सांसद का इलेक्शन है, तो देश में कहीं भी वोटिंग में नाम चल रहा है तो देश में कहीं से भी लड़ सकता है। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहा है तो उसको 2 सपोर्टर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो इंडिविजुअल लड़ना चाह रहा है तो उसको 10 सपोर्टर उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में से चाहिए जहां से वो लड़ रहा है। अगर मैं विधायक की इलेक्शन लड़ रहा हूं, अगर मुझे अपने जहां पे मैं रहता हूं, जहां का कार्यकर्ता, अगर नहीं, मुझे तो दूसरे शहर से लड़ना है, तो उस शहर के उस विधानसभा के 10 लोगों का मुझे समर्थन फॉर्म में देना चाहिए, तभी वो मंजूर होगा। अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहा हूं तो मुझे 2 लोगों का ही समर्थन चाहिए। तो फॉर्म में यही डिटेल होती है, नाम होता है, एड्रेस होता है, कौन सी मतदार यादी में कौन से अनुक्रम नंबर पे आपका नाम है वो वेरिफिकेशन करना होता है। जो कौन लोग आपके समर्थन है, पार्टी में से तो 2 लोग कौन है, अगर इंडिविजुअल है तो 10 लोग कौन है, अगर 2 लोग हैं तो उनका किस मतदार यादी में कौन से नंबर पे नाम चल रहा है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ हमें भरने पड़ते हैं। उसके साथ एफिडेविट भी भरना पड़ता है कि आपकी इनकम क्या है, रिटर्न देने पड़ते हैं, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का लिस्ट ब्यौरा ये देना पड़ता है, आप पे कितने क्रिमिनल केसेस हुए हैं इसका ब्यौरा अंदर देना पड़ता है। तो ये एफिडेविट भी होता है। अलग अलग और भी 2-3 एफिडेविट अंदर करने पड़ते हैं। तो आपने अपने घर के अंदर शौचालय बना के रखा है कि नहीं रखा, इसका भी एफिडेविट इसका भी एफिडेविट होता है? इसका भी एफिडेविट होता है। तो ऐसे 2-3 और एफिडेविट अंदर आपको करने पड़ते हैं। तो ये सारा डिस्क्लोज करके आपको फॉर्म भरना होता है। अच्छा, ये जो शौचालय वाला क्लॉज है, दिस इज वेरी न्यू, और ये बहुत ही सरप्राइजिंग क्लॉज है। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में इसको मांगते भी हैं। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में ये मानते हैं? हाँ, मांगते बिल्कुल। इसको तो केवल भाई, करते हैं। भाजपा मतलब मोदी जी के आने के बाद तो शौचालय का खैर वो तो इम्पोर्टेंस काफी बढ़ गया है। तो मोदी जी के आने के पहले भी ये क्लॉज था कि नहीं था? इस पे जरा थोड़ा आप प्रकाश डालिए। देखिए, मोदी जी के आने के पहले इसमें क्लॉज था कि नहीं था मुझे पता नहीं है, लेकिन पिछले कितने सालों से तो ये क्लॉज, हम जो फॉर्म भरते हैं ना, उसमें पिछले 2-3 इलेक्शन से तो मैं देख रहा हूं कि ये भरना पड़ता है सबको, कॉर्पोरेशन। हाँ, तो 2015 में भी था, 2020 में भी था, इतना मुझे पक्का मालूम है। ठीक है, ये नोवेल आइडिया है सर। तो ये आई थिंक इट इज मुश्किल कि मोदी जी के पहले। और भी एक एफिडेविट होता है, अगर मुझे कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ना है तो मेरे 2 संतान ही होने चाहिए। अगर तीसरा संतान है तो वो मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ। वो भी एफिडेविट करके देना। इसमें केवल भाई दीपक भाई का केस आप जरा एक्सप्लेन करिए तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो नहीं, दीपक भाई हैं और भी लोग हैं जिनके वो केस तीसरी संतान एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर तीसरी संतान अगर उसको हो रही है, 2005 के बाद तीसरी संतान हुई है, तो वो आप इलेक्शन लड़ने के योग्य नहीं हो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में। विधानसभा में या लोकसभा में ऐसा कोई प्रावधान अभी तक नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के अंदर ये प्रावधान है
ये देश का वस्ती का नियंत्रण करने के लिए ये प्रावधान को इम्प्लीमेंट किया, जन जागृति लाने के लिए, कि अपना जो चुना हुआ कॉर्पोरेटर है वो भी ये देश की उन्नति के अंदर काम कर सके। ये विधानसभा में नहीं आना चाहिए और लोकसभा में भी आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया, आगे आएगा। जब कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो ये सारे प्रावधान सबको लगने वाले हैं। काफी उसकी गतिविधियां यूसीसी लागू करने की काफी बढ़ गई है। जब से भाजपा का शासन आया तब से यूसीसी काफी बढ़ गई है। देखिए, भाजपा ने बहुत सालों पहले से 2-3 मुद्दों के अंदर देश में बहुत अच्छा काम किया था। एक कॉमन सिविल कोड था, एक राम मंदिर था, और तीसरा बड़ा मुद्दा कश्मीर में से 370 हटाना, 35A हटाना। ये इन 3-4 मुद्दों पे तो हम सालों तक लड़ते आए हैं। तो उसमें ये भी एक कॉमन सिविल कोड भी एक मुद्दा है, उसका भी काम हो रहा है, वो भी लागू होगा। बाकी सब अचीव कर ही लिया है, बस एक ही बात है अचीव करने को जो रह गई है, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। अभी इस पे दूसरा आते हैं इलेक्शन। हमने बूथ मैनेजमेंट क्या होता है कि और भाई ये समझा, फॉर्म कैसे भरते ये भी समझा, लेकिन इलेक्शन का एक बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सपेंडिचर। आपको खर्चा करना पड़ता है इलेक्शन में। पार्टी खर्चा करे, सदस्य जो कैंडिडेट है वो खर्चा करे, कैंडिडेट ये खर्चा जो भी होता है, इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक लिमिट लगाई हुई है। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए एक लिमिट अलग है, विधानसभा के इलेक्शन के लिए लिमिट अलग है, सांसद के इलेक्शन के लिए लिमिट अलग है। तो सबसे पहले तो उसके पीछे की फिलोसॉफी बताइए, आप उसका दर्शन बताइए कि ये लिमिट लगाने के पीछे का फिलोसॉफी क्या है, रीजन क्या है। दूसरा कि अगर जो डिफरेंट लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस बताइए। और तीसरा ये कि अगर लिमिटेशन लगे तो मॉनिटर कैसे करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पे थोड़ा बताइए सर। देखिए, इसके पीछे का भावार्थ ये है कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी इच्छा अनुसार पैसा बांटता फिरे और जीत जाए तो वो इलेक्शन के ऊपर इंपैक्ट होता है पैसे बांटने से, या पैसा खर्च करने पे भी अगर इरेगुलरिटी करने लगे तो इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक प्रावधान बनाया कि भाई अगर आप कॉर्पोरेटर है तो 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, अगर विधानसभा के विधायक है तो 40 लाख से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। इस तरह लोकसभा में भी आप एक लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसकी सूची भी दी जाती है कि अगर आपको 40 लाख का खर्च कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, तो एक टीम बनती है, आरोप के अंदर एक टीम बनती है जो इसका कैलकुलेशन रोज करती है कि भाई आज अगर विधायक की इलेक्शन लड़ रहा है या कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ रहा है, आज रैली हुई तो इसमें 10 व्हीकल थे तो एक व्हीकल के 2500 के हिसाब से आज 10 व्हीकल उसके साथ घूमे तो 25,000 का खर्च आज उसका कंसीडर करना है। अगर वो मुफ्त भी घुमा रहा है तो भी उसका खर्च गिना जाता है। अगर वो शाम को 5,000 लोगों को खाना खिलाता है और सिर्फ पाव भाजी खिलाता है तो उसके 70 रुपए के अनुपात से उसके गिने जाते हैं। अगर वो फ्री में भी खिला रहा है तो भी वो रुपये गिना जाएगा। तो इस तरह खर्च होता है, रैलियों का खर्च होता है, हर रोज की फेरणी का खर्च होता है, ये अलग अलग खर्च, सभाओं का खर्च होता है। ये सारे खर्च मिला के उसको लिमिट के अंदर, मर्यादा के अंदर रहना है। हर 2 दिन के अंदर उसको उसका रिपोर्ट कि मेरे इतना खर्च 2 दिन में किया है उसको इलेक्शन कमीशन में जमा करवाना पड़ता है। अगर वो करवाने से फेल जा रहा है तो भी इलेक्शन कमीशन उसको नोटिस भेज सकता है। इलेक्शन खत्म होने के बाद 15-20 दिन, महीने के अंदर उसको पूरा इलेक्शन का खर्च का ब्यौरा वहां पे सबमिट करना होता है, वहां पे वेरीफाई होता है और फिर उसके ऊपर सिक्का लगता है। अगर उसने ज्यादा खर्च कर लिया है तो वो कोर्ट इश्यू भी बन सकता है या तो वो डिस्क्वालिफाइड भी हो सकता है। ओके, हाँ, अभी एक इलेक्शन पिटीशन अभी कल ही हेमंत भाई पे जो इलेक्शन पिटीशन थी वो कल ही डिसमिस हुई है हमारा गुजरात हाई कोर्ट से। इसकी जानकारी आपको होगी? जी, हाँ, कल ही डिसमिस हुई है वो। हाँ, मुझे तो ये लोग जो मॉनिटर करते हैं, जैसा आप बता रहे कि ये लोग अपना भी एक गिनती रखते हैं कि आपने जैसे बताया 2500 एक व्हीकल के हिसाब से 25,000 हो जाता है। तो मान लीजिए कि हमने जैसे 2 दिन बाद हमने हमारा ब्यौरा भेजा कि भाई ये हमारा खर्च हुआ है, तो इसमें अगर डिस्क्रिपेंसी आती है कि हमने तो कम ही खर्चा किया है लेकिन आपने उसको इररेशनली बढ़ा चढ़ा के उसको बता दिया है, तो फिर उसका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे होता है क्यों भाई? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो ये खर्च कर रही है तो वो इलेक्शन कमीशन इसका मॉनिटरिंग करती है वीडियो रिकॉर्डिंग से।
आज अगर कोई भी रैली निकल रही है, कोई भी सभा हो रही है, कहाँ पे भी हम परमिशन ले रहे हैं, तो अगर हम प्रचार के अंदर बैनर लगा रहे हैं, साइकिलें घुमा रहे हैं, व्हीकल्स घुमा रहे हैं, तो इन सारों का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। यानी अगर उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है और हम खर्च नहीं दिखा रहे हैं, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमें दिखा के उसका खर्च डाल सकते हैं। तो वो इलेक्शन कमिश्नर इज द फाइनल अथॉरिटी इसके अंदर, किसी का नहीं सुनते, किसी का नहीं सुनते। हाँ, अगर हमें प्रॉब्लम दिक्कत है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, उसमें कोई भी उम्मीदवार जा सकता है कोर्ट के अंदर, लेकिन उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो सबूत है उनके पास। सारी बहुत सॉलिड सिस्टम एस्टैब्लिश की है। 10 बजे के बाद कोई प्रचार नहीं कर सकता है। अगर उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग 10 बजे के बाद का आता है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा, इतने स्ट्रिक्ट है इलेक्शन कमीशन? क्योंकि आप देखते होंगे, क्योंकि कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि चूंकि एक दल शासन में, भाजपा शासन में, तो वो लोग बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उन पे ध्यान नहीं देता है या उनको किसी प्रकार का प्रिविलेजेस दे देता है। तो इसमें सच्चाई कितनी है, अगर आप बता रहे कि इतनी स्ट्रिक्ट है? देखिए, जब कोई हारता है तो सबसे कमजोर कड़ी पर वो लोग वार करने का सोच रहे हैं। हार का कारण पब्लिक को तो नहीं बता पाएंगे कि पब्लिक ने हरवाया है, ईवीएम को हरवाया है, तो ईवीएम को बता देंगे। भैया, जब आप इलेक्शन जीतते हो तब ईवीएम को गाली क्यों नहीं देते हो? अगर 2 स्टेट का साथ इलेक्शन है, एक स्टेट में आप हार रहे हो, दूसरे स्टेट में आप जीत रहे हो, तो वहां पे ईवीएम ने आपको नहीं जितवाया कोई किसी को। और अब तो ये ट्रेंड हो चुका है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद ही पहले ईवीएम पे प्रश्नार्थ खड़े करने के, तो इलेक्शन में रिजल्ट आएगा उसको बोल सकेंगे कि भाई ये तो ईवीएम ने हरवाया। कल ही हमने तो पहले ही बोला था, हमने तो पहले ही बोला था। कल ही प्रियंका गांधी ने कुछ संसद में स्टेटमेंट दिया है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाओ तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि भाई उनको ये बताना चाहिए कि मैं पहले अपने कांग्रेस शासित राज्यों में बैलेट से पेपर से जो अभी जीते हैं वहां फिर से इलेक्शन करवाऊंगी, बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी को बोलूंगी कि आपके स्टेट में भी करवाइए। मैं देखना चाहता हूं कि वो ऐसा बोल पा रही है कि नहीं बोल पा रहे। उनके सीएम को तात्कालिक रिजाइन देना चाहिए कि भाई हमारी मैडम ने बोला है कि बैलेट पेपर से जीतना है, तो हम ईवीएम से जीते हैं तो पहले हम लोग रिजाइन करेंगे, हम लोग बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाएंगे। हाँ, लेकिन ये तो दूसरों को सलाह देनी बहुत अच्छी है, लेकिन खुद को इंप्लीमेंट करने की बात आती है, सब पीछे हट जाते हैं। ये नेता भी नहीं अच्छे, ये लोग नेता भी अच्छे नहीं है। नेता खुद पहले करता है फिर दूसरों को बोलता है। ये तो दूसरों को ही सिर्फ बोलना है, खुद कुछ नहीं करना है। ठीक है, उस पर आगे थोड़ा चर्चा उसमें ऐसा करेंगे केयूर भाई कि जो शिफ्ट हुआ बैलेट पेपर से ईवीएम पे आया, तो क्या खराबी थी? जैसे आपने ये चर्चा निकाली है, क्यों बैलेट पेपर में क्या प्रॉब्लम था कि ईवीएम पे आना पड़ा? देखिए, बैलेट पेपर की गिनती बहुत टीडियस थी, बहुत लंबी गिनती चलती थी। उसमें बैलेट पेपर को इकट्ठा करके उसका सॉर्टिंग करना, फिर उसका काउंटिंग करना, मेरे ख्याल से गिनती 2-2 दिन चलती थी। और जहां पे रिकाउंटिंग की बात आती थी तब जाके तो परिस्थिति और बिगड़ जाती थी। जहां पे डिस्प्यूट होता था, मेरे इतने बैलेट कैंसिल कर दिए, क्योंकि जब थप्पा लगता है तो उसकी साइन जब फोल्ड करते हैं तो वो सामने भी साइन आती है। जो सिक्का लगता है ना, उसकी साइन सामने भी पड़ती है। तो वो फोल्ड कैसे करना है, जो अगर एक बार करके दिखाइए केयूर भाई हमारे कैंडिडेट्स को। देखिए, यहाँ पे अगर मैंने थप्पा लगाया है तो इसकी साइन यहाँ पे छपेगी, तो यहाँ पे भी वो साइन आएगी। अगर मैंने इसको इस तरफ फोल्ड कर दिया तो यहाँ का थप्पा नीचे दूसरे पे लग जाएगा, उसके नाम पे आएगी कैंडिडेट के। हाँ, वो कैंडिडेट के नाम पे आती है, वो दूसरे कैंडिडेट पे आ जाती है, तब किसको वोट दिया है वो भी पता नहीं चल रहा था। ऐसे डिस्प्यूटेड के बहुत केसेस आ रहे थे। ईवीएम पे जब इन लोगों ने प्रश्नार्थ किए तब वीवीपैट मशीन भी सरकार ने लगवाए। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी सरकार ने लगवाए या ईवीएम हमारी सरकार ही चला दी थी। ईवीएम के उपयोग से ये लोग 10 साल तक सत्ता में थे केंद्र में, तो वहां भी ईवीएम ही था उस टाइम पे भी, वहां कहां बैलेट था? तो 10 साल जब आप सत्ता में थे तब ईवीएम अच्छा था, जब दूसरे लोग जीत के आए तो ईवीएम खराब हो गया। ये दोहरी राजनीति, ये मेरे ख्याल से कुछ लोग अनपढ़ होंगे तो इनको समझ आती होगी, बाकी पूरे देश को आती है कि ये दोहरी राजनीति करता है, वो कांग्रेस करता है, उनके साथी पक्ष करते हैं। बूथ कैप्चर भी आसानी से हो जाता था,
बैलेट के समय देखिए, पहले मतदार यादी इतनी अच्छी नहीं आती थी, और कुछ ऐसे रिमोट एरिया थे जिनमें नक्सलाइट्स या तो कुछ ऐसे लोगों का प्रभाव था जिनको मैं ऐसा बोलूंगा कि वो अच्छे आदमी नहीं है। तो वैसे लोगों का प्रभाव होने के कारण और पूर्ति सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण वहां पे अधिकारी भी डरता था। तो बूथ क्यों भाई, थोड़ा कैप्चरिंग खुल के बताइए। आपने बताया कि ऐसे लोग के बारे में जो अच्छे आदमी नहीं, थोड़ा खुल के बताइए। यहाँ पे हम थोड़ा इनफॉर्मल सेटिंग में ही बैठे हैं सर। देखिए, कुछ बदमाश लोग भी होते हैं जो अब तो व्याख्या करिए उनकी। तो वैसे लोग होते हैं जो इस एरिया के, हम लोग उसको गुंडे लोग बोल सकते हैं, मवाली लोग बोल सकते हैं। ऐसे लोग भी राजनेता की मदद करते थे और बूथ कैप्चरिंग करके थप्पे लगवाते थे। लेकिन अब परिस्थिति बदली है, सरकारें सुरक्षा दे रही है। स्पेशली जो ऐसे संवेदनशील बूथ हैं, वहां पे रैपिड एक्शन फोर्स का या आर्म फोर्स का उपयोग भी सरकार कर रही है। तो अब इसकी मात्रा घटी है, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि शून्य हो चुकी है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत घट चुकी है। संवेदनशील बूथों पे स्पेशल व्यवस्थाएं सरकार, कलेक्टर और पूरा इलेक्शन कमीशन करता है। तो अब जाके इलेक्शन शांति से होता है। पहले क्या था, मतदार यादी में फोटो नहीं था, अब फोटो वाली मतदार यादी आ चुकी है। तो इसके कारण अंदर बैठा हुआ आदमी जज कर सकता है बूथ का, भाई ये नहीं है ये आदमी जो फोटो में दिखाया है। तो इसकी वजह से अब बोगस वोटिंग में कमी आई है। हम तो खैर ऐसे राज्य से हमारा भी ताल्लुकात है, हमारे, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, बनारस हमारा भी शहर पड़ता है। तो हमने यूपी बिहार में तो कितनी बूथ कैप्चरिंग होती थी। खैर आज तो नहीं हो रही है खैर, लेकिन 2010 से पहले 90 के दशक में जब बैलेट पेपर चलते थे तो बूथ के बूथ पूरे कैप्चर हो जाया करते थे। हम तो आज भी, खैर पश्चिम बंगाल में भी हम सुन ही रहे कि बूथ कैप्चर होता है, बट आई डू नॉट नो द ट्रूथ अबाउट द फैक्ट। वो कितना उसमें हकीकत है, किसमें गलत बात है, वो पता नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो आज भी सुन रहे हैं बूथ कैप्चरिंग के बारे में कि बूथ कैप्चर हो जा रहा है वहां पे। तो क्या है कि मैंने पहले ही बोला कि दो विचारधारा है, तीसरी विचारधारा की मैं चर्चा नहीं करूं कि वो विचारधारा ही नहीं है वहां पे। पश्चिम बंगाल है, केरला है, वहां पे किसी सामने वाले दल के आदमी को आगजनी से मारना, बहू बेटियों को उठा ले जाना, लूटपाट करना उनके साथ, या तो उनको मार डालना कार्यकर्ताओं को, वो आम बात है वहां पे। वहां सीधे मार डालते हैं। कुछ कार्यकर्ता हमारे बीजेपी के, जैसे अभी मैं महाराष्ट्र गया था, उससे पहले मैं मध्य प्रदेश गया था, उससे पहले मैं लखनऊ गया था, अलग अलग जगह पे हम लोग प्रचार करते हैं। जाके पार्टी भेजती है तो हम प्रचार के भी करने जाते हैं। वहां पे हमारे कार्यकर्ता जाते हैं तो उनको होटल में भी रहने दिया नहीं जाता है, भाई होटल खाली करो, इसको यहाँ नहीं रहने देना है। अगर किसी कार्यकर्ता के घर पे रुके तो वहां पे पथराव भी होता है, वहां की पुलिस भी उनके साथ मिली हुई होती है। तो पूरा अराजकता का माहौल उस स्टेट्स के अंदर चल रहा है। मैंने बोला ना, उसकी चर्चा ही पूरे देश से डिस्कनेक्ट है। वो जो करते हैं वो सब लीला है, और कुछ भी कर सकते हैं अपने स्टेट के अंदर। ऐसे बदमाश लोग आज वहां पे सत्ता में बैठे। ठीक है केयूर भाई, हम लोग थोड़ा हमारे डिस्कशन पे रिटर्न होते हैं। पार्टी मैंडेट देती है केयूर भाई, पार्टी का मैंडेट क्या होता है? मतलब वो एक पेज होता है, क्या होता है, कैसे होता है, आप वो बताइए। और डमी कैंडिडेट क्या होता है, और उससे डमी कैंडिडेट से जुड़ा कुछ किस्सा भी अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो बताइएगा। देखिए, पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर करती है कि भाई इनको टिकट दी गई है, तो पार्टी उनका मैंडेट भर के देती है कि भाई हमने इसको टिकट दी है, तो यानी दो ही लोगों का समर्थन उसको फॉर्म के अंदर भरना है। मतलब मैंडेट इज अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एक कागज होता है, सिर्फ मैंडेट, कि भाई इस कागज के अंदर उसका नाम लिखा है, कॉन्स्टिट्यूंसी लिखी है और एड्रेस लिखा है, बस इतना ही होता है। पार्टी उसको टिकट दे रही है, ऐसा पार्टी का अध्यक्ष उस पर साइन करता है। ओके, तो पार्टी, जैसे विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है तो उस पे स्टेट प्रेसिडेंट साइन करेगा कि स्टेट प्रेसिडेंट साइन करेगा? नहीं, स्टेट प्रेसिडेंट साइन करेगा, भाई हमको विधानसभा का ऑफिशियल हमने इनको मैंडेट दिया है। ओके, तो ये सांसद का इलेक्शन होगा तो नेशनल प्रेसिडेंट साइन करेगा, वो नेशनल प्रेसिडेंट साइन करेगा। तो वो साइन का परफॉर्म अभी वहां पे इलेक्शन कमीशन में पड़ा होता है, तो उसके साथ मैच होता है। डमी कैंडिडेट होता है, तो डमी कैंडिडेट को भी पार्टी डिक्लेयर करती है, उसका भी फॉर्म अलग से भरा जाता है और उसको भी सेम मैंडेट में उसका उल्लेख होता है। कैंडिडेट और डमी कैंडिडेट दोनों का एक ही फॉर्म के अंदर उल्लेख होता है। यानी अगर किसी कारणवश
कैंडिडेट का फॉर्म कैंसिल हो रहा है, डिस्क्वालिफाइड हो रहा है, तो वो अपने आप डमी कैंडिडेट का फॉर्म मंजूर होने के बाद डमी कैंडिडेट विल बी द मेन कैंडिडेट इन द इलेक्शन। तो वो एक सिस्टम। तो ये डमी कैंडिडेट का इंपॉर्टेंस ये होता है। अगर कैंडिडेट का फॉर्म स्वीकृत हो गया है तो डमी कैंडिडेट का फॉर्म अपने आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, क्वालिफाइड होने के बावजूद भी उसको निकल जाएगा, उसको फॉर्म खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं जरूरत पड़ती, वो अपने आप कैंसिल हो जाता है, अपने आप वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। हाँ, अपने आप कैंसिल हो जाता है वो। तो ये डमी कैंडिडेट होता है, ये डमी कैंडिडेट होता है। ठीक है, अब जैसे कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया, उसका फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गया, सब हो गया। अब जो कैंडिडेट्स होता है, अगर वो एक पार्टी का कैंडिडेट है और वो एक पार्टी का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो अगर वो पार्टी का कैंडिडेट है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको क्या क्या राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, और अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो फिर उसके क्या राइट्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, इस पे थोड़ा आप। राइट्स और प्रिविलेज सारे सेम है, मैंने सिर्फ यही बताया कि दो हैं तो वहां पे दो लोगों का समर्थन चाहिए, उसमें 10 लोगों का समर्थन चाहिए, और कोई राइट्स एंड प्रिविलेजेस एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। और सिर्फ एक, जब गिनती होती है तो जो पार्टी का कैंडिडेट होता है उसका जो मेन काउंटिंग एजेंट है उसको आगे बैठने की मंजूरी होती है, बस, और कुछ नहीं होता है। ऐसे कितने एजेंट होते हैं? काउंटिंग एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, फिर ये एजेंट्स अलग अलग स्तर पे फॉर्म भरे जाते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, काउंटिंग एजेंट होते हैं, मेन बीएलओ होते हैं, ये सारे अंदर बैठने वाला BLA 2 होता है। इतने एजेंट बहुत नहीं होते, लेकिन फिर भी हर एक का कार्य अलग है और हर एक अलग तरीके से काम करते हैं। और इसको बहुत ही हमने माइक्रो मैनेज पे इसको डिसिप्लिन किया हुआ है, छोटा से छोटा काम भी हमने डेलीगेट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है केवल भाई, आपने पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम लोग को बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, क्यों है, कैसे होता है, बूथ मैनेजमेंट कैसे होता है, सब आपने बताया। अब मुद्दे पे आते हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन में क्या हुआ? 6 महीना पहले, 7 महीना पहले हमने देखा कि अगर हम ऐसा भी बोले कि भाजपा पूरी ध्वस्त हो गई थी, भाजपा खत्म हो गई थी, संगठन से नहीं, लेकिन चूंकि भाजपा की सीटें नहीं आई तो हम उसका ऐसा ही बोलेंगे। इन 6 महीनों में, 7 महीनों में ऐसा क्या विशेष हुआ, हमने ऐसा क्या कर दिया? क्योंकि ये जो पूरा आपने संगठन का ढांचा बताया, ये पूरा मसौदा जो आपने बताया, ये उस समय भी था ही। 7 महीने में, ये जो 6 महीने हैं, इसमें भाजपा ने ऐसा संगठन, भाजपा ने ऐसा पार्टी क्या किया कि ये पूरा काया पलट हो गई, और भाजपा का पहली बार भाजपा अपने ही दम पे बोलेंगे 132 सीट बना, इन्होंने सरकार बना ली। कैसे, क्या हुआ ये? देखिए, यहाँ पे दो तीन चीजों का फर्क महाराष्ट्र और अन्य जगहों पे होता है। जैसे गुजरात में पॉलिटिकल परिस्थिति, महाराष्ट्र की पॉलिटिकल परिस्थिति अलग है। गुजरात के अंदर कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ, महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ अलग है। गुजरात के लोगों की मानसिकता, महाराष्ट्र के लोगों की मानसिकता भी अलग है। इन सभी को मिला जुला के जो मैं समझता हूं, महाराष्ट्र इलेक्शन को मैंने नजदीक से देखा है, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन वहां पे ज्यादा लोग अपक्ष में भी खड़े रहते हैं। गुजरात में सिर्फ 2 ही पार्टी रूल करती है, भाजपा और कांग्रेस, यही दोनों पार्टी के बीच की लड़ाई है। महाराष्ट्र के अंदर पहले से भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, ये अलग अलग गुट और अपक्ष, वहां पे स्ट्रेंथ वाले अपक्ष भी ज्यादा है। अच्छा। तो हाँ, तो इन सभी के कारण, परिस्थितियों में बदलाव के कारण कुछ ऐसा होता है कि कई बार वोट डिवाइड हो जाते हैं, और ऐसे डिवाइड होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। वहां पे अपक्ष क्यों ज्यादा है केयूर भाई? उसका कुछ कारण आपको पता है, क्यों अपक्ष ज्यादा है? लोगों की मानसिकता, लोगों को काम चाहिए, अपक्षों की स्ट्रेंथ, ये मेरे ख्याल से वहां का कुछ वही का प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन भी वही है। तो वो एक अलग तरीके से सोचते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हमें खुद की स्ट्रेंथ वहां पे खड़ी करनी है। तो इस बार पार्टी ने पहले से प्लानिंग किया था कि भाई पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोग, पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग भी पहले से काम में लग चुके थे। और जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, वहां पे जो गलतियां पार्टी से हुई, या वहां की सरकार हमारी चल रही थी कोalition की, उसमें से जो गलतियां हो रही थी वो सारी सुधार ली गई।
तो सरकारों ने जो निर्णय किए वो लोगों को बहुत अच्छे लगे। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा निर्णय लाडली बहना योजना का मिला है। वहां पे तकरीबन 2-2.5 करोड़ लाडली बहना को हर महीने 1500 रुपये सरकार ने देने का निर्णय किया घर चलाने के लिए। तो ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक बेनिफिट ट्रांसफर बैंक में ट्रांसफर हो रहे थे। तो जिस महिलाओं को एक 7 रुपया मिल रहा है, तो ये माहौल बदल देता है। वहां पे पहले किसानों को मुफ्त बिजली नहीं थी। इस बार 7.5 हॉर्स पावर से कम जिसका किसान का खेत में बिजली का कनेक्शन है, उसको मुफ्त बिजली दी गई। तो इसका भी बेनिफिट, ये भी एक लोकप्रिय निर्णय वहां पे हुआ। अच्छा, प्याज का दाम लोकसभा के अंदर कम था, इस बार प्याज के अच्छे दाम मिले। तो महाराष्ट्र एक बड़ा प्याज का निर्यात वाला राज्य है। महाराष्ट्र नासिक से, जहां पे मैं था, वहां से प्याज हर रोज वडोदरा में भी आती है। तो रोज आती है। रोज इको वैन जो ट्रक्स होती है छोटी, वो सारे लेके आते हैं। तो ये प्याज के अच्छे दाम भी सरकार को बेनिफिट कर गए और लोगों ने बड़े समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कुछ गलतियां हुई थी पार्टी से, पार्टी ने वो गलतियां सुधार ली, हमारी सरकार ने वो गलतियां सुधार ली। क्या कुछ ऐसी आप बता सकते हैं कि जो हो सकता है कि कहीं चूक हो गई हो और फिर उसके बाद उसको पीछे से बदलाव कर लिया गया? क्योंकि इस गलती का स्वीकार करना और उसको बदलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी अगर कुछ आप बता सके। मैं एक ही गलती आपको बताता हूं जो मेरे एरिया के अंदर इफेक्ट कर रही थी, जहां पे नासिक में था। सरकार ने एक्सपोर्ट की परमिशन बंद कर दी थी प्याज का दाम कंट्रोल करने के लिए। जब प्याज का दाम उस टाइम पे कंट्रोल के लिए एक्सपोर्ट की परमिशन बंद की, तो वहां पे प्याज सस्ती बिकने लगी और उसके कारण जो किसान भाई थे, वहां शेतकरी भाई बोलते हैं, उनको नुकसान हुआ। इसी वजह से वोट सामने चला गया। जब इस बार एक्सपोर्ट की परमिशन खुल गई और प्याज का दाम बढ़ा, तो उनको फायदा हुआ। तो सारे वोट भारतीय जनता पार्टी के अंदर कन्वर्ट हुए। तो ये गलती सुधारी है सरकार ने। किसानों की आय के मामले के अंदर केंद्र सरकार ने अच्छे निर्णय किए और जब उसके ऊपर प्रोत्साहन रूप इनको बिजली मुफ्त की करवाई गई, तो एक अच्छा निर्णय किसानों को लगा। इसके कारण वोट कन्वर्ट हुए। तो निर्णयों के कारण, सरकार की पॉलिसियों के कारण भी बहुत सारे वोट। लाडली बहना योजना ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि लाडली बहना योजना के अंदर जो लाभ महिलाओं को दिए गए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बीच में करप्शन नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, तो इसका भी बेनिफिट सरकार को हुआ। देवेंद्र फडणवीस का क्या रोल रहा ये पूरा जो इलेक्शन रहा? क्योंकि ये तो खैर आप बोले नहीं बोले, आप इस बात का इकरार करें ना करें, लेकिन ये तो जान ही रही है कि उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ा। देवेंद्र फडणवीस, हमको तो पता ही, आपकी उनकी भेंट भी कई बार हुई है, आपके अच्छे मित्र भी हैं। क्या है देवेंद्र फडणवीस का शख्सियत, कैसी है, क्यों उनका इतना एक्सेप्टेंस है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र के इलेक्शन का जो फेस था हमारे लिए, वो माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी थे और उनके साथ वहां के लोकल इलेक्शन के अंदर फेस थे देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शिवसेना शिंदे ग्रुप था, तो शिंदे जी उनके फेस थे। अजित पवार ग्रुप में से अजित पवार जी फेस थे। हाँ, इन सारों फेस को लेकर हम लोग इलेक्शन लड़े थे। लेकिन इनके पीछे जो रणनीतिकार थे, वो अमित भाई शाह जी थे। वो सारी बैठकों को, कार्यकर्ता को चार्ज करना, माइक्रो बूथ मैनेजमेंट, ये सारा अमित भाई देख रहे थे वहां पे। और संगठनात्मक प्रवृत्ति जो हमारी होती है, तो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी और संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी खुद ये इस इलेक्शन को मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो एक अलग तरीके से संगठन और सरकार की ओर से पूरा झुकाव, पूरा देखरेख और पार्टी के कार्यकर्ता को किस तरह काम करना है, वो पूरा मार्गदर्शन इनके जरिए हमें मिल रहा था। तो ये एक अच्छा माहौल इस बार इलेक्शन के अंदर बना था। होम मिनिस्टर है अमित भाई शाह, केयूर भाई, जैसे आपने बताया कि वो पूरा बूथ का भी वो पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे, वो होम मिनिस्टर है केयूर भाई। लेकिन तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये उचित है उनके लिए भी आना, कि
वो बूथ मैनेजमेंट तक इतना माइक्रो लेवल पे वो एक किसी पर्टिकुलर स्टेट के इलेक्शन में एंगेज रहे फॉर एक पार्टी के लिए, क्या आपको ये उचित लगता है? देखिए हमारा मतलब इस पे आपका क्या कहना है? हमारा हर एक मंत्री हो या चुना हुआ कोई भी प्रतिनिधि हो, वो आखिर होता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। देखिए मैं विधायक हूं, तो मैं भी हूं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। मेरे साथ पूरे 40-50 के ऊपर विधायकों को हमें महाराष्ट्र भेजा गया था। ओह अच्छा। पिछले साल हम सबको भेजा गया था मध्य प्रदेश, उसके अगले साल भेजा गया था उत्तर प्रदेश। हर एक इलेक्शन के अंदर चुने हुए प्रतिनिधियों को इलेक्शन लड़वाने का हमारा अनुभव होता है। हम बेसिक है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ नहीं है। तो हम लोग भी वहां पे जाते हैं, रहते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन काम होता है, किस तरह चुनाव रैलियां चलती है, उम्मीदवारों का प्रचार होता है, पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता क्या कर रहा है, उसको कैसे प्रोत्साहित करना है, ये सारा हम लोग छोटी छोटी चीजें हम विधानसभा के स्तर पर हम लोग देख रहे हैं। बड़ी बड़ी चीजें जो निर्णय होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री भी ऐसे कार्यकर्ता है, कुशल रणनीतिकार है, तो वो भी अपने तरीके से पूरा सिस्टम अपने लोगों को मिलकर बैठते हैं, देखते हैं और किस तरह स्ट्रेटेजी बनती है वो भी देखते हैं। तो एक अलग तरीके से इलेक्शन लड़ने के कारण आपकी इस बात से निष्कर्ष ये हमने जो समझा, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, कि जैसे आप यहाँ पे विजयी कैंडिडेट है, आप यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो जैसे अगर किसी दूसरे स्टेट में इलेक्शन आए, दूसरे स्टेट में चुनाव आए, तो वहां प्रचार प्रसार कार्य के लिए आप लोग को भी भेजा जाता है जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है? बिल्कुल भेजा जाता है, संगठन के कार्यकर्ता भी जाते हैं, हम भी कार्यकर्ता हैं। हाँ, तो हमें भी भेजा जाता है, बतौर कार्यकर्ता भी भेजा जाता है आपको? हाँ बिल्कुल जाते हैं हम लोग। मैं तो लास्ट इलेक्शन के अंदर भी वसई विरार में गया था, तो महाराष्ट्र के इलेक्शन में गया था। इस बार मुझे नासिक के अंदर, उत्तर नासिक के 2 सीट के अंदर मुझे भेजा गया था, कलवन सुरगना, और बाद में मुझे एक और सीट भी दी गई थी, चांदवड़। तो अलग अलग सीटों पर हम सबको भेजा जाता है, वहां पे काम करना होता है, वहीं पे रहना होता है। तो एक अच्छा माहौल, और हम भी कुछ सीख के आते हैं। हमारे यहाँ कुछ नया होता है तो हम लोग वहां पे करवा के आते हैं, वहां से कुछ अच्छा नया हो रहा है हम लोग सीख के आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं। सही बात। केवल भाई, आज आपने जो जानकारी दी और आपने जो ये शौचालय वाला जो एफिडेविट वाली जो जानकारी दी है, वो वास्तव में बहुत नवीन जानकारी दी, और ये एक वही व्यक्ति बता सकता है जो बूथ लेवल से जिसने काम किया है, ऊपर तक पहुंचा है, वही व्यक्ति बता सकता है, और कोई ये बात बता नहीं सकता है। बहुत अच्छी आपने चुनाव की जानकारी दी, महाराष्ट्र इलेक्शन को भी पूरा आपने खोल के रख दिया, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी क्या काम होता है, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे भी क्या काम होता है, लीडर्स किस प्रकार मॉनिटरिंग करते हैं, ये सब आपने बहुत ही बखूबी निभाया सर। थैंक यू, आपने ये जानकारी हम लोग को दी। ये शेड्यूल में से आपने अपने शेड्यूल में से, इतने बिजी शेड्यूल में से इतनी शॉर्ट नोटिस पे हम लोग के लिए टाइम निकाल दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद केवल भाई। जी, आभार जी। थैंक यू केवल भाई।